हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्यांका क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए यूजफुल रहने वाला है जो लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। तो मैम क्या मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर? इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे कुछ एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज किस टॉपिक के? एचआरएम के, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। विद एक्सप्लेनेशन में आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगी। एमसीक्यू सॉल्व करने का केवल यही मतलब नहीं होता कि आपको आंसर पता लग गया बस खत्म बात नहीं। उसके जो और भी ऑप्शंस दिए हैं, क्या आप उन ऑप्शन से फैमिलियर हैं? क्या आप जानते हैं उन ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? तो ये सब जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए एमसीक्यूज का किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में सबसे बड़ा रोल होता है। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चंस देखने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो दिव्यांका क्लासेस आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आपको ये सारे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। और जो लोग मेरे साथ बीएडीएम की क्लासेस लेना चाहते हैं, आई मीन टू से कि बीएडीएम का बैच जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं और चाहते हैं अपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने को साकार करना, तो आप लोग मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मैम क्लासेस को ज्वाइन कैसे करना है, कब करना है, कब से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आपकी मानसिकता बनती है कि हाँ हमें ये बैच ज्वाइन करना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप इस लिंक से डायरेक्ट मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डैश इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर मैन पावर नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप क्या करते हो कि आपको फ्यूचर में कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, कितना मैन पावर आपको चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसका पता आप पहले ही लगा लेते हो। जैसे कि आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है और 100 यूनिट बनाने में मुझे 10 वर्कर चाहिए और जो मेरे पास है। इन फ्यूचर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी और ये बढ़कर 1000 यूनिट तक पहुंचने वाली है। तो 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितने मैन पावर की नीड रहेगी फ्यूचर में, उसका अंदाजा अभी लगा लेना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज कहते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे प्रमोट कर देना, है ना। हाई लेवल पर प्रमोशन हो जाता है आपका, उससे जिस पद पर अभी आप हैं उससे ऊपर वाले पद पर चले जाते हैं, बेसिकली उसे ही प्रमोशन कहते हैं। क्या इसे प्लेसमेंट कहते हैं? बिल्कुल नहीं। प्लेसमेंट में क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हो या ट्रेनिंग ले रहे हो, उसके बाद फिक्स होता है कि हाँ आपको पर्टिकुलर जॉब मिल जाएगी, आपको उस जॉब पर प्लेस कर दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। ठीक है, नन ऑफ दीज तो नहीं होने वाला क्योंकि इसका आंसर क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, HRP। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब्स। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप लोगों को ढूंढते हो और उन लोगों को आकर्षित करते हो, सॉरी, उन लोगों को ढूंढते हो और उन्हीं लोगों को आकर्षित करते हो जो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए वो पर्टिकुलर कैपेबिलिटी रखते हैं या वो स्किल रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अगर वो बंदा वो स्किल रखेगा, वो कैपेबिलिटी रखेगा तो उस वो पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करेगा। तो ये बेसिकली यही पूछ रहा है कि इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। क्या इसे हम सिलेक्शन कहते हैं? बिल्कुल नहीं। सिलेक्शन तो इस प्रोसेस के बाद अगला स्टेप रहता है हमारा। क्या इसे इंडक्शन कहते हैं? बिल्कुल नहीं। इंडक्शन में क्या होता है कि एक एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद वो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट से उसे फैमिलियर करवाने की कोशिश करते हो। क्या इसे ओरिएंटेशन कहते हैं? ओरिएंटेशन तो इंडक्शन के बाद की प्रोसेस है। तो बेसिकली इसे कहते क्या है? रिक्रूटमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रिक्रूटमेंट, भर्ती। अब जान लेते हैं इंडक्शन और ओरिएंटेशन क्या होता है और अच्छे से क्लियर करते हैं इनको। आइए
देखिए उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रिक्रूटमेंट। पर इंडक्शन और ओरिएंटेशन होता क्या है, ये चार्ट मैंने आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड करवा दिया है, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ कि इंडक्शन और ओरिएंटेशन क्या होता है। देखिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाने वाली हूँ, क्योंकि डेफिनेशंस को आप कितना भी पढ़ लो याद नहीं रहने वाली है, पर वही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जब उन चीज़ों को रिलेट करते हैं तो बहुत जल्दी हमें समझ आ जाती है। देखिए एक किसी लड़की की शादी हुई, ठीक है, और शादी होने के बाद वो अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाने पर पहले दिन उसे पूरे घर से फैमिलियर करवाया जाता है कि देखिए यहाँ आपका रूम है, ये आपका किचन है, ये पर्टिकुलरली इसका रूम है, ये यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी मिलने वाली है, ये टेरेस जाने का रास्ता है, ये घर से बाहर जाने का रास्ता है, ये पार्किंग है, वगैरह वगैरह। ठीक है, क्या आप रोज रोज बताओगे वो चीजें उनको कि भैया ये कमरा आपका है, ये कमरा उसका है, ये हमारा किचन है? क्या डेली हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। वैसे ही क्या होता है, जब एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है तो उसे उस एनवायरनमेंट से फैमिलियर करवाया जाता है कि ये आपका कैबिन रहने वाला है, बेसिकली यहाँ पर ये चीज रहने वाली है। तो पूरे उस एनवायरनमेंट से उसको इंट्रोड्यूस करवाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है मैम, समझ आ गया जी इंडक्शन क्या होता है। अब बता दीजिए ओरिएंटेशन क्या होता है। अब देखिए उस वो जो बहू आई है आपके घर में नई नई, अब उस बहू को बेचारी को खाना नहीं बनाना आता है, ठीक है, और उसे नहीं पता कैसे वॉशिंग मशीन को यूज करना है, ठीक है, ये सब उसे नॉलेज नहीं है, वो ऐसे ही है, थोड़ी मेरे टाइप की लड़की है वो। ठीक है, तो अब उसे समझाना है कि ये सब चीजें कैसे करनी है, आपको खाना कैसे बनाना है, ये पर्टिकुलर चीज आपको कहाँ मिलेगी खाना बनाने के लिए, है ना, तो ये आपकी जिम्मेदारी क्या क्या रहने वाली है। अब ऐसा तो है नहीं सास सोच के बैठी थी कि हाँ आते ही ये जिम्मेदारियां दे दूंगी, ऐसा नहीं होता है ना। वो उस बहू को ऑब्जर्व करेगी कि इसको कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, कौन सी नहीं देनी है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो थोड़ा लंबा चलता है, और बहू जो सास होती है वो बहू की हेल्प करती है इस प्रोसेस के अंदर। तो इसे हम बोलते हैं ओरिएंटेशन। अब मैम ये तो ठीक है, समझ आ गया सास बहू का जो आपने बताया। अब ये बताइए एम्प्लॉय ओरिएंटेशन को कैसे समझे। देखिए एम्प्लॉय जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया, डे वन आपको आपने उसको सब कुछ इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है, उसके बाद उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है, बेसिकली क्या वर्क कल्चर रहने वाला है, उसको क्या पोजीशन मिलने वाली है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में उसे बताना, क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन है। इंडक्शन शॉर्ट टर्म होता है, ओरिएंटेशन लॉन्ग टर्म होता है। इंडक्शन थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है और ओरिएंटेशन थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है। तो बेसिकली यही होता है इंडक्शन और ओरिएंटेशन। सबसे पहले होता है इंडक्शन, बहू आपके घर आएगी, आप उसे इंट्रोड्यूस करवाओगे, उसके बाद जिम्मेदारियां वगैरह वो सब जो है वो डिसाइड होने वाला है, जिसे कहते हैं हम ओरिएंटेशन। उम्मीद करती हूँ इंडक्शन और ओरिएंटेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। Dash is the process of studying and collecting information relating to operations and responsibilities of a specific job. देखिए एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर आप स्टडी करते हो और डाटा कलेक्ट करते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो रिलेटिंग टू ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब, कि उस स्पेसिफिक जॉब में, उस पर्टिकुलर जॉब में कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है और कैसे उस जॉब को ऑपरेट किया जाना है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या इस प्रोसेस को जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होता है, जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। पर आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप यहाँ तो जॉब को स्टडी कर रहे हो, है ना, एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि इस पर्टिकुलर जॉब में कौन कौन सी जिम्मेदारियां चाहिए, कैसे इसको ऑपरेट किया जाएगा, मतलब कैसे इस जिम्मेदारी को निभाया जाएगा, इस जॉब को पूरा किया जाएगा। क्या इसे रोल बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। रोल के अंदर तो आप बता देते हो कि आपका ये काम है और आपको ये काम ऐसे करना है, कोस्ट बेनिफिट का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इस प्रोसेस को बेसिकली क्या बोला जाता है? जॉब एनालिसिस। अब बहुत से बच्चे जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये कंफ्यूजन भी आपका आज क्लियर कर दूंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जॉब एनालिसिस। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जॉब एनालिसिस। और जॉब एनालिसिस का मतलब क्या हो गया कि आप पूरी जॉब को स्टडी कर रहे हो, कौन कौन सी जॉब्स वैकेंट पड़ी है, कैसे उस जॉब को पूरा किया जाना है ना, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस जॉब के अंदर हम डाल सकते हैं, वो सब आप फिक्स करते हो जॉब एनालिसिस के अंदर। अब मैम जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जॉब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी दी होती है, और जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर जॉब होल्डर से
रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी होती है, जैसे जॉब का टाइटल हो गया, जॉब की लोकेशन हो गई, जॉब समरी, रिपोर्टिंग टू, अगर आप काम कर लिया आपने तो आप किसको रिपोर्ट करोगे, वर्किंग कंडीशंस क्या होगी, जॉब ड्यूटी क्या होगी, मशीन्स टू बी यूज, हजार्ड्स क्या है। तो जॉब के बारे में जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी किसमें लिख दी जाती है, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब इस जॉब को पूरा करने के लिए हमको एक जॉब होल्डर चाहिए, उस जॉब होल्डर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ये डिसाइड करता है जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, जॉब से, और जॉब स्पेसिफिकेशन किससे रिलेटेड है, जॉब होल्डर से, जिसके अंदर हम देखते हैं क्वालिफिकेशन चाहिए पर्टिकुलर ये बंदे की, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रेनिंग, स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब हम जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है in dash interview a list of questions to be asked to the candidates is prepared well in advance। इंटरव्यू के अंदर आप उस पर्टिकुलर कैंडिडेट से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हो और वो क्वेश्चंस आप पहले से प्रिपेयर कर चुके हो, ठीक है, कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछना है, इन सब चीजों की तैयारी आपने पहले से कर ली है। तो इस टाइप के इंटरव्यू को क्या कहा जाता है, क्या इसे स्ट्रक्चर्ड कहा जाता है, क्या अनस्ट्रक्चर्ड क्या कहा जाता है, या फिर इनफॉर्मल कहा जाता है, या नन ऑफ द अबव। देखिए इनफॉर्मल अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होंगे, इसका आंसर होने वाला है स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि जो भी क्राइटेरिया है आपने पहले से फिक्स कर लिया है कि मुझे इस टाइप से ये इंटरव्यू कंडक्ट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड। Dash refers to horizontal movement of employees in respect of job position। देखिए एक एम्प्लॉय की ये पर्टिकुलर पोजीशन है, इस पोजीशन पे ही रहेगा वो बंदा, पर उसका जो मूवमेंट है वो हॉरिजेंटली होगा, मतलब अभी इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है या इस जगह काम कर रहा है, उसकी जॉब पोजीशन सेम ही रहने वाली है, पर उसको किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है, मतलब उसकी जॉब का हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पर वर्टिकल मूवमेंट नहीं है, अगर वर्टिकल मूवमेंट होता तो उसे कुछ और नाम दिया जाता। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जी, इसे बोलते हैं ट्रांसफर। ट्रेनिंग हो नहीं सकता है, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, आप एम्प्लॉयज को ये बताते हो, ये सिखाते हो कि कैसे उनको उस पर्टिकुलर काम को करना है। प्रमोशन के अंदर क्या होता है, एक जॉब पोजीशन से उस जॉब पोजीशन की ऊपर वाली जॉब पोजीशन पर आपको प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। सपोज अभी आप टीचर हैं, आपको प्रिंसिपल बना दिया जाएगा, आपको लाइक आप असिस्टेंट प्रोफेसर है, आप एसोसिएट प्रोफेसर बन जाएंगे, धीरे धीरे प्रोफेसर बन जाएंगे, एचओडी बन जाएंगे, ऐसे करके एक दिन किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर बन जाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम प्रमोशन। ट्रांसफर होता है हॉरिजेंटल मूवमेंट, और डिमोशन क्या होता है, डिमोशन के बारे में एग्जाम्पल नहीं देने वाली हूँ। डिमोशन का मतलब होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट हो जाते हैं, और वो दूसरी पोजीशन जो होती है वो थोड़ी लो लेवल की होती है, उसे हम बोलते हैं डिमोशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ट्रांसफर। ये देख लीजिए ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Dash consists of planned programs undertaken to improve employee knowledge, attitudes, स्किल एंड सोशल बिहेवियर। देखिए एक ऐसा प्लान प्रोग्राम जिसके अंदर आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, क्या इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, एम्प्लॉय का नॉलेज, उसका एटीट्यूड, उसके स्किल और उसका सोशल बिहेवियर। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, क्या इसे ट्रेनिंग बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या इसे रिक्रूटमेंट बोलते हैं, मैम आप रिक्रूटमेंट के बारे में ना ही बताएं तो अच्छा है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि भर्ती किसे कहते हैं। क्या इसे इंडक्शन बोलते हैं, नहीं जी, इंडक्शन हमने अभी अभी देखा क्या होता है। तो इस प्रोसेस का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। और अच्छे से पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। देखिए अ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ रेगुलर रिव्यू ऑफ एन एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू अ कंपनी। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर आप क्या करते हो, एम्प्लॉय का रेगुलर रिव्यू लेते हो कि वो कैसा जॉब परफॉर्म कर रहा है, उसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितना है कंपनी को, वो कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहा है अपने काम के द्वारा। ऑल्सो नोन एज, इस परफॉर्मेंस अप्रेजल को और भी दूसरे नामों से जाना जाता है, क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से, ध्यान रखिएगा। इसे बोला जाता है एनुअल रिव्यू, परफॉर्मेंस रिव्यू और इवेल्युएशन और एम्प्लॉय अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के दूसरे नाम भी
आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल के कुछ मेथड्स है, ये ट्रेडिशनल मेथड है और ये मॉडर्न मेथड्स है। ये लिस्ट मैंने आपको यहाँ दे दी है, आप लोग खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Dash is a method of training wherein trainees are trained in an environment that closely resembles actual workplace। देखिए आप ट्रेनीज को इस अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देते हो कि जो काम उनको करना है इन फ्यूचर, जो जॉब उन्हें करनी है, उसका एनवायरनमेंट वो अभी फील कर सके, है ना। एक डुप्लीकेशन मान सकते हैं हम कि ऐसा कुछ डुप्लीकेट एनवायरनमेंट आप उन्हें देते हो कि आपको एक्चुअल में ऐसा ही करना है, पर वो एक्चुअल होता नहीं है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस ट्रेनिंग मेथड को क्या बोला जाता है? क्या इसे एनवायरमेंटल स्कैनिंग बोलते हैं? बिल्कुल नहीं, कोई काम ही नहीं है एनवायरमेंटल स्कैनिंग का, या तो क्वेश्चन रिलेट ही नहीं कर रहा है। क्या इसे वर्क प्लेस ट्रेनिंग बोलते हैं? क्या इसे पायलट टेस्टिंग बोलते हैं? पायलट टेस्टिंग हम नहीं बोल सकते। वर्क प्लेस ट्रेनिंग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वर्क प्लेस ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, उसी जगह आपको ट्रेन किया जाता है जहां पर आपको रियलिटी में काम करना है। तो इसे क्या बोला जाता है मैम? इसे बोला जाता है साइमुलेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। The word simulation implies an imitation of a real life process in order to provide a lifelike experience in a controlled environment। देखिए साइमुलेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको करवाया जाता है, पर असली में वो जो काम आपको करना है उसका एक डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको दिया जाता है, पर वो जो काम है वो अभी आप रियलिटी में नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये साइमुलेशन एक ट्रेनिंग मेथड है कि वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट आपको अभी दिया जा रहा है कि आप इन फ्यूचर कैसे काम करोगे। It can be thought of as somewhere to learn from mistakes without doing any damage। लोग सीखते हैं कि कौन सी गलती को हमको नहीं करना है ना, क्योंकि अगर वो गलती कर दी तो हो सकता है कंपनी को भारी हर्जाना भुगतना पड़े। तो ये सब कुछ नहीं करना है, वो अपनी गलतियों से भी सीखते हैं बिना किसी डैमेज के। साइमुलेशन ट्रेनिंग के अंदर साइमुलेशन ट्रेनिंग्स आर यूज्ड एज अ टूल टू टीच ट्रेनीज अबाउट द स्किल्स नीडेड इन द रियल वर्ल्ड। तो साइमुलेशन का मतलब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश अप्रेजल्स इज कंडक्टेड बाय वेरियस पार्टीज। देखिए एक परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड है जो कि बहुत सारी पार्टीज के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। उस अप्रेजल को क्या बोला जाता है, क्या नाम दिया गया है उस पर्टिकुलर अप्रेजल को? क्या उसे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बोला जाता है? नहीं जी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव दूसरी चीज हो गई। रोल एनालिसिस हो ही नहीं सकता है। नन ऑफ दीज हो सकता है अगर ऑप्शन नहीं होता तो, पर ऑप्शन दिया है हमको, तो हमारा आंसर हो जाएगा 360 डिग्री एनालिसिस। तो ऐसे परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड को बोलते हैं 360 डिग्री एनालिसिस। क्या होता है मैम ये एनालिसिस, बता दीजिए। चलिए देखते हैं। 360 डिग्री एनालिसिस में जो एम्प्लॉय होता है बेसिकली उसकी तारीफ काफी लोगों के द्वारा की जाती है, जैसे सबऑर्डिनेट्स हो गए, टॉप लेवल का मैनेजमेंट हो गया, जो इमीडिएट सुपीरियर्स है वो हो गए, कस्टमर्स हो गए, वो खुद हो गया, और पीयर्स जिन लोगों के साथ वो काम कर रहा है। तो ये सभी लोग अपने अपने जो भी व्यूज होते हैं, जो भी फीडबैक होते हैं उस पर्टिकुलर बंदे के बारे में देते हैं और बताते हैं कि ये बंदा कैसे काम कर रहा है, कैसे आपकी कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड ऑल। तो इसे ही बोलते हैं 360 डिग्री एनालिसिस। अगला क्वेश्चन देखिए। डैश इफेक्ट इन्फ्लुएंसेस द रेटर्स कंसिडरेशन ऑफ वन पॉजिटिव फैक्टर टू रेट द एम्प्लॉय। देखिए अब परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर क्या होता है, कभी कभी बायसनेस आ जाती है। ठीक है, तो बायसनेस का भी कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ डाले हैं। रेटर क्या करता है बेसिकली इसके अंदर कि वो एक आपका पॉजिटिव फैक्टर पकड़ लेगा और उसी पॉजिटिव फैक्टर के ऊपर आपकी पूरे परफॉर्मेंस को जज कर देगा। ठीक है, तो इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है? क्या इसे हॉर्न इफेक्ट बोलते हैं, क्या इसे हेलो इफेक्ट बोलते हैं, क्या स्पिल ओवर बोलते हैं, या ग्रजेस बोलते हैं? इस इफेक्ट को बोलते हैं हेलो इफेक्ट। ठीक है, अगर आपकी एक पॉजिटिव बात को पकड़ लिया है और उसी की बेसिस पे आपको जज कर दिया गया है तो उसे बोला जाता है हेलो इफेक्ट। और इसके अपोजिट होता है हॉर्न इफेक्ट, जिसके अंदर आपके एक नेगेटिव एस्पेक्ट को पकड़ लिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको जज किया जाता है। मैम और अच्छे से क्लियर कर दीजिए। चलिए
देखिए हेलो इफेक्ट मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को क्या होता है। एक पॉजिटिव फैक्टर पकड़ के उसको जज कर देना। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि एक एम्प्लॉय बहुत अट्रैक्टिव है, इसलिए उसको जज कर दो कि हाँ वो बढ़िया ही काम करेगी, उसे बढ़िया रेटिंग दे दी। और क्योंकि एक एम्प्लॉय अट्रैक्टिव नहीं थी तो उसका वो नेगेटिव फैक्टर पकड़ लिया और उसे रेटिंग अच्छी नहीं दी। इसे बोलते हैं हॉर्न इफेक्ट। मैम ये हेलो और हॉर्न तो समझ आ गया, पर याद नहीं रहते हैं कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। बहुत अच्छी टैक्टिक बता रही हूँ, याद रहेगी आपको। देखिए हॉर्न के पीछे क्या आता है, एन। एन से पकड़ लीजिएगा नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव फैक्टर का यूज होता है। जहां पर एन आ रहा है वहां पर नेगेटिव फैक्टर को पकड़ा जाता है, और इसका अपोजिट आप समझ ही जाएंगे कि हेलो का पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। रीसेंसी इफेक्ट, अवॉइड अप्रेजिंग एन एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ, तो आगे क्या लिखा है मुझे खुद को नहीं दिख रहा है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। रिसेंसी इफेक्ट क्या होता है। रिसेंसी के अंदर क्या होता है, आपने जो अभी रिसेंट में जो काम किया है उसके बेसिस पर आपके परफॉर्मेंस को जज कर दिया जाता है। बाकी इन फ्यूचर आपने, सॉरी, इन पास्ट आपने क्या काम किया वो नहीं देखा जाता है। तो अभी जो आपने काम किया है भले वो अच्छा हो तो आपको अच्छी रेटिंग दे दी जाएगी, अगर आपने बुरा काम किया है तो बुरी रेटिंग दे दी जाएगी। ये नहीं देखा जाएगा कि आपने साल भर या पिछले 6 महीने में अच्छा काम किया या बुरा काम किया, जिसे बोलते हैं हम रीसेंसी इफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट इज वाइडली व्यूड एज अ डैश प्रोसेस। रिक्रूटमेंट कैसी प्रोसेस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है या नन ऑफ दीज। बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि रिक्रूटमेंट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव प्रोसेस है। इसके अंदर हम किसी भी व्यक्ति को कट ऑफ नहीं करते हैं। जो भी बंदे अप्लाई करना चाहते हैं उन सभी के एप्लीकेशंस यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली जाती है। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसीजर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हम उन्हीं बंदों को सेलेक्ट करते हैं जो उस जॉब के काबिल होते हैं और बाकी बंदों को निकाल दिया जाता है। इसीलिए सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस बोला जाता है और रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस। तो बस ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप आरपीएससी बीएडीएम के क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आगे का जो भी प्रोसेस होगा मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।